जिनको इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश सही से नहीं आता और वो अभी तक यही बोलते रहे हैं कि सर मेरा इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए आ चुकी है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का लीस्ट इम्पोर्टेंस है। आपको ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो अंत में बताऊँगा जब एग्ज़ाम पैटर्न की बात आएगी, बट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जिनको इंग्लिश का फोबिया है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम से आप 1 लाख रुपया प्रति महीना पा सकते हो अपनी सैलरी और गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो। फाइनली LIC AAO 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। AAO का मतलब होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, और मेरे ख्याल से LIC का नाम कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, ठीक है। और बैंक से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैंकों में काम की वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, बट जिनको वर्कलोड पसंद है उनके लिए बैंक बहुत सही है। बाकी LIC में भी वर्कलोड रहेगा, बट कंपेयर टू बैंक काफ़ी कम हो जाएगा प्रपोर्शन में, ठीक है। काम तो सब जगह करना ही है, बट कस्टमर का एक्विजिशन जो है वो इंश्योरेंस में कौन करता है, एजेंट्स करते हैं, जबकि बैंक में खुद एम्प्लॉई ही प्रेशराइज हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो में हम चर्चा करेंगे टोटल वैकेंसी के बारे में, शेड्यूल ऑफ इवेंट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सैलरी के बारे में, प्रोबेशन के बारे में, गारंटीड बॉन्ड के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके अलावा मैंने जो वीडियोस बना रखे हैं वो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, आपका सिलेबस का भी वीडियो बना चुका हूँ, कट ऑफ का वीडियो भी बना चुका हूँ। जो वीडियो बना चुका हूँ उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो वीडियो वहां से जरूर देख लीजिएगा। और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल 300 वैकेंसी है, और आप देखोगे तो करंट ईयर की वैकेंसी यहाँ पे मेंशन है, और बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी का मतलब होता है कि पिछले साल जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें जो वैकेंसी फिल ना हो पाई वो वैकेंसी, ठीक है। तो SC कैटेगरी के वालों के लिए 50 वैकेंसी है, ST वालों के लिए 27 वैकेंसी है, OBC वालों के लिए 84 वैकेंसी है, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 27 वैकेंसी है, UR यानी अनरिजर्व के लिए 112 वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी 300 इस प्रकार से बन जाती है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 300, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ इवेंट्स। तो शेड्यूल ऑफ इवेंट्स में सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 15 जनवरी 2023 को, यानी आज से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। लिंक अप्लाई करने की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का, आवेदन करने का 31 जनवरी 2023, यानी अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो इन दो डेट्स के बीच में, यानी 31 जनवरी 2023 से पहले आवेदन ज़रूर कर देना। लास्ट डेट का वेट मत करना, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट्स है 17 फरवरी या फिर 20 फरवरी 2023, और मेन एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट्स है 18 मार्च 2023। तो जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस अपकमिंग एग्जामिनेशन के वीडियोस में बताया था, इस वाले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसे 2 वीडियो और हैं रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन डेट मिल पाई, यानी जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी उनके लिए मजे ही मजे हैं, ठीक है। चलिए, तो मोटा मोटा बात करूँ तो टाइम काफ़ी कम मिला है, 1 महीने में ही प्रैक्टिस करनी है। तो जिनका बेसिक क्लियर है उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात है। बट जो लोग मेहनत करेंगे, करने वाले हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का काम बहुत कम है, ठीक है। और मेन एग्जामिनेशन के लिए शुरू से बोले तो 2 महीने का समय है, बाकी तो प्रीलिम के बाद 1 ही महीने का समय है। तो टाइम बहुत टाइट है और काम बहुत ज़्यादा है, तो शुरुआत कर लें। मैं आपके लिए सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन वाला, आपके लिए क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, सब मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, तो यहाँ पे मैं आपको साफ शब्दों में बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं, इससे अलावा भी काफ़ी सारी कंडीशन होती है, बट वो ऑटो वेरीफाइड हो जाती है। एज लिमिट की बात करें और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें। देखो, एज लिमिट की बात करें ना, तो एज लिमिट आपका मिनिमम होना चाहिए 21 साल। अब कोई बोलेगा सर मेरा मतलब 20 साल होके 364 दिन हो चुके हैं, क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं। 1 जनवरी 2023 के अनुसार आपका एज लिमिट मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। इससे एक दिन भी कम नहीं चलेगा और इससे एक दिन भी ज़्यादा
नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ 21 साल चलेंगे, 30 ईयर्स चलेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, यानी जिस कैंडिडेट का बॉर्न जो है वो 2 जनवरी 1993 को हुआ है या उसके बाद हुआ है, वो लोग एलिजिबल है। और जिस कैंडिडेट का बॉर्न 1 जनवरी 2002 को हुआ है या उससे पहले हुआ है, वो एलिजिबल है। ठीक है, तो यानी ये डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट या इसके बाद वाले डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट और ये डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट या इससे पहले वाले डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कोई ये मत पूछना कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/1993 है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जनवरी 1993 और उसके बाद, और सेम इसके लिए। ठीक है, बट कुछ कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि ये वाली कैटेगरी को SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी उनके लिए एज लिमिट 30 साल से हट के हो जाएगा 35 साल। उसी प्रकार से OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी उनका हो जाएगा 33 साल। PWDB यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट दिव्यांग जन के जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल का, SC ST के लिए 15 साल का, OBC कैटेगरी के लिए 13 साल का। मतलब ये PWD कैटेगरी का बोल रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल में मत काउंट कर लेना। जो कैंडिडेट कंफर्म्ड LIC एम्प्लॉई है उनके लिए भी फर्दर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो AAO जर्नलिस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल है, एनी बैचलर्स डिग्री होल्डर इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कैन अप्लाई। यानी कोई भी बैचलर डिग्री होल्डर है, कोई भी डिसिप्लिन से आपने स्नातक डिग्री ले रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप आवेदन कर सकते हो। तो 2 ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल होनी चाहिए और आप एनी ग्रेजुएट, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा है, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन possessed by them shall as per the prescribed education qualification mentioned in the advertisement as they fulfill the above eligibility criteria. No equivalent education qualification shall be considered as eligible by LIC of India. इसके इक्विवेलेंट समकक्ष आता होगा, यानी बैचलर्स डिग्री जैसा माना जाता होगा, बट वो बैचलर्स डिग्री ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, वो नहीं चलेगा, बैचलर्स डिग्री चलेगी। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर, एंड रिजल्ट शुड बी हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1/1/2023। यानी जो लोग पूछेंगे कि सर मेरा एजुकेशन अभी रिजल्ट नहीं आया, फाइनल ईयर में हूँ, एग्ज़ाम दिया है वगैरह वगैरह वगैरह, चीज़ साफ शब्दों में लिखी गई है। रिजल्ट जो है ना आपका फाइनल रिजल्ट, वो 1 जनवरी 2023 से पहले या उस पर डिक्लेयर्ड हो चुका होना चाहिए। यानी अगर आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2023 तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, उससे पहले वाले सारे एलिजिबल है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड एज रिजल्ट ऑन और बिफोर 1/1/2023 हैव टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहेगा इसी डेट के अनुसार। तो कोई भी मतलब ऐसा बोलेगा ना कि मैं मतलब भर देता हूँ बाद में मांडवली हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने रहेंगे कि 1 जनवरी 2023 से पहले मैं ग्रेजुएट हो चुका था। The date of passing the examination which reckoned by the eligibility of the which date of appearing in the mark sheet or provisional certificate. Okay, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। बढ़ते हैं हमारा अगला पॉइंट की ओर, और हम क्या बात करने, अच्छा सैलरी की बात करने वाले थे। सैलरी यानी यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस स्लाइड में क्या है, ये स्लाइड, क्योंकि इसी के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम जितना भी सर्विस देना चाहे, जितना भी हमारा देशभक्त प्रेम हो, फिर भी अल्टीमेटली हमें अपना घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। तो पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे बेसिक पे है 53,600, बट आपको पता ही होना चाहिए कि बेसिक पे आपको जो भी सब कुछ DA कंपेंसेटरी जैसा यहाँ पे लिखा है, HRA मिलता है, CCA मिलता है, और जो भी अलाउंसेस रहेगा वो सब कुछ जोड़ दिया जाए तो आपका सैलरी टोटल बन जाता है 92,870 रुपीज़। और कुछ मेडिकल उसके बाद भी मिलता है, अदर बेनिफिट जैसे कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशनरी पेंशन, ग्रेजुएटी, LTC, कैश मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप मेडिक्लेम, ग्रुप पर्सनल, तो ये सब कुछ जोड़ के आप समझ लो कि 1 लाख के ऊपर निकल ही जाएगा। और यहाँ पे आपको सोडेक्शन कूपन भी मिलता है, मील कूपन, जो आप मैकडी में, बर्गर किंग में कहीं पे भी स्वाइप कर सकते हो जहाँ जहाँ एलिजिबल है।
ठीक है। उसके बाद आपको ब्रीफ केस रिइंबर्समेंट मिलता है। एक इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है और क्या क्या आपका टोटल पर्क्स मिला के क्या बन जाता है। ठीक है, तो आपका सैलरी मोटा मोटा पर मंथ 1 लाख के ऊपर निकल ही जाएगा, ये सब कुछ बेनिफिट अलाउंसेस मिला के। तो बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, शुरुआत कर देना इस नोटिफिकेशन इस वीडियो देखने से पहले ही। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है 1 साल का। प्रोबेशन पीरियड आपको 1 साल का करना है, फुलफिल करना है। 1 साल के बाद ही आप कंफर्म होते हो, यानी 1 साल से पहले अगर आपने कोई गलती कर दी, जैसे कि किसी से लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, किसी को गाली वाली दे दी, तो आपको निकालने की संभावना रहती है। तो प्रोबेशन पीरियड में अच्छे से रहिएगा और उसके बाद भी अच्छे से रहिएगा, हमें कभी किसी से झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, आगे गारंटीड बॉन्ड। जी हाँ, यहाँ पे गारंटीड बॉन्ड है। बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोबेशनर कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू गिव अंडरटेकिंग टू सर्व LIC फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। यानी गारंटीड बॉन्ड ये कहता है कि आपको मिनिमम 4 साल के लिए LIC में काम करना ही है। अगर आप 4 साल तक काम नहीं करते हो, आप 4 साल से पहले रिज़ाइन करते हो, तो आपको 5 लाख प्लस GST कंपनी को देना पड़ेगा। और ये ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, बट अगर इसके बिहाफ में आपकी कहीं और गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आप अपनी दूसरी फर्म को, जो अब आने वाली है, जिसको आप ज्वाइन करने वाले हो, उसको रिक्वेस्ट करोगे तो वो ये बॉन्ड ट्रांसफ़र करवा सकती है। यानी आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, ये सेम बॉन्ड आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में। बट वो गवर्नमेंट होगी तो ही ये मांडवली होगी, गवर्नमेंट नहीं होगा तो ये मांडवली नहीं होगा। आपको 5 लाख प्लस GST देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। जी हाँ, अगर आपको 1 लाख कमाना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, और शुरुआत में देना पड़ेगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो 85 रुपीज़, और ट्रांजैक्शन चार्जेस और अदर कैंडिडेट्स, यानी ये 3 कैटेगरी को छोड़ के बाकी बच गए सारे कैंडिडेट, उनको देना पड़ेगा 700 रुपया प्लस GST प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं आएंगे, समझ लेना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सबसे पहला फेज़ होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा फेज़ होगा मेन एग्जामिनेशन, और तीसरा फेज़ होगा इंटरव्यू। जी हाँ, अब यहाँ पे खास बात, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे तो ही मेन एग्जामिनेशन दे पाओगे, मेन एग्जामिनेशन क्रैक करोगे तो ही इंटरव्यू दे पाओगे। अब इससे ऊपर एक खास बात, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, ताकि ये क्वालिफाई इसलिए करना है ताकि आप मेन एग्जामिनेशन दे पाओ। इसके मार्क्स जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, और मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस्ड ऑन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इसको डेप्थ में। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यानी मिनिमम कट ऑफ पहले से डिसाइड है, यानी आपको इससे नीचे तो मार्क लाने ही नहीं है, इससे ऊपर ही या इतने मार्क लाने ही है, तभी आप एलिजिबल हो, वरना फ़र्क नहीं पड़ता, आप ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो कि SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 16 मार्क रीजनिंग में लाने ही है, और अदर कैटेगरी वालों के लिए 18 मार्क तो मिनिमम लाने ही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतने मार्क लाएंगे तो आपको मेंस देने को ही मिलेगा, नहीं, मेंस देने के लिए आपका इसके ऊपर कोई और कट ऑफ बनाया जाएगा। ठीक है, बट आपको इतना मिनिमम तो लाना ही है। और सेक्शन टाइमिंग भी है 20 मिनट, यानी आपको 20 मिनट तक केवल रीजनिंग ही करना पड़ेगा, और कोई सेक्शन आप छू नहीं सकते और कोई सेक्शन में शिफ्ट हो नहीं सकते। जैसे ही 20 मिनट खत्म होगी, सेक्शन ऑटो सबमिट हो जाएगा और आपको नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन कर दिया जाएगा। फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, हमारा प्यारा दुलारा, जिसमें सबको दिक्कत होती है। 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम 16 और 18 मार्क का मिनिमम कट ऑफ। वापस बता देता हूँ, मिनिमम कट ऑफ ये इतना मार्क तो आपको लाना ही है, और इसके एबव का कट ऑफ बनाया जाएगा, वो एग्ज़ाम के बाद डिसाइड हो जाएगा। तो ऐसा मत समझ लेना कि 16 मार्क आया तो मैं अंदर ही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश क्या लैंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने का यहाँ पे है। इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क पूछे जाएंगे, 30 मार्क रहेंगे, और 2 बहुत बड़े स्टार लिखे गए हैं, और वो स्टार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में ही मिलेंगे, आपको अपनी लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे, वरना आप 30 आउट ऑफ 30 ले आओगे,
ठीक है, तो इंग्लिश में ही मिलेंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC/ST PWDB के लिए 9 और अदर्स के लिए 10 और सेक्शनल टाइमिंग तो सबके लिए 20 ही है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन बात करें तो 100, बट यहाँ पे मार्क्स उन्होंने कर दिए 70। इनको कैलकुलेशन नहीं आती क्या? 35 35 30 100 होते हैं, बट फिर भी इन्होंने पर्पसफुली ये 70 लिखे हैं। क्यों? ये नीचे की 2 लाइन आपको डिफाइन करेगी और आपको ओवरऑल टाइम मिलेगा 1 घंटे का। यहाँ पे 2 स्टार का जो बड़े बड़े स्टार यहाँ पे लगाए थे ना, उसका मतलब यहाँ पे लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। दोबारा पढ़ता हूँ, कहीं गलत तो नहीं लिखा है ना इन लोगों ने। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। अरे सही लिखा है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है इंग्लिश सेक्शन की ये वाली, वो 30 मार्क क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी आपको इसमें केवल इतने ही मार्क लाने हैं, ठीक है। क्वालिफाई ही होना है। क्वालिफाई कर लोगे तो आपको उसके बाद इसका जो भी मार्क लाएगा, यानी आप इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 ले आओगे, वो फाइनल मेरिट में ऐड ही नहीं होगा। आपका मेरिट जो बन रहा है वो मैथ्स और रीजनिंग पे ही बन रहा है, यानी धुरंधर खिलाड़ी जो मैथ्स और रीजनिंग के हैं, हालांकि सब लोग हैं, वो लोग ही यहाँ पे चेस कर पाएंगे। तो 70 में से आपका कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा। रीजनिंग के 35, मैथ्स के 35, रीजनिंग में 35 ले आओ, मैथ्स में भी 35 ले आओ, 70 कट ऑफ बन गया, आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। प्रिपरेशन करना, रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट हो सके, मैथ्स में भी 35 के करीब जा सको, वैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि आपको बाहर निकालने की कोई मुशक्कत हो ना पाए। कैंडिडेट इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी एलिजिबल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन। यानी अगर हमें कैंडिडेट लेने हैं प्रीलिम्स में एक SC कैटेगरी के लिए, तो उसके अगेंस्ट में हम 20 कैंडिडेट को यहाँ से शॉर्टलिस्ट करेंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। समझ में आई बात? ये एग्जाम्पल था, बाकी जो ओरिजिनल वैकेंसी वहाँ पे है उसके मल्टीप्लाई बाई 20 करना, फर्स्ट स्लाइड में जो दिखाई है ना, तो उसके उतने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। बट शॉर्टलिस्ट तभी किया जाएगा जब आप ये फुलफिल करोगे। अगर आपके 16 से कम मार्क आए और फिर कैंडिडेट ही नहीं बचे तो कोई बात नहीं, वो बैकलॉग वैकेंसी चलाएंगे, बट तुम्हें नहीं जाने देंगे, वरना कंटिजेंसी ऑपरेट नहीं करते वो लास्ट टाइम, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। मेन एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, हाँ, और क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। मेंस में ये 1 से 4 ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और 5वीं है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। बट यहाँ पे भी मोटे मोटे स्टार लगाए हैं, उसका मतलब एक ही बनता है कि आपको ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स ला लेने हैं, बाकी फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होने वाला, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, और आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से डिसाइड है वो SC/ST PWBD कैंडिडेट के लिए 40 है और अदर्स के लिए 45 है। तो हम अदर्स का कैलकुलेट करते हैं, यानी 90 मार्क्स है और 45 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो 45 मिनिमम लाने ही है, इसके बिलो लाओगे, कट ऑफ क्लियर करोगे, फिर भी फायदा नहीं है। सेक्शन टाइमिंग 40 मिनट मिलेगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए 30 क्वेश्चन 60 मार्क और मिनिमम 30 मार्क्स, और SC/ST वालों के लिए 20 मार्क, 20 मिनट का समय मिलेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी अपना मैथ्स पैरा दोराला 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रहेगी, ध्यान रख लेना, क्योंकि इंग्लिश है ही नहीं मेन एग्जामिनेशन में, जल्द से करो। 40 SC/ST वालों के लिए आना है और अदर्स के लिए 45 और 40 मिनट्स मिलेगा। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मार्केट, जी हाँ, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ना है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है। तो बेसिक इंश्योरेंस की बुक्स मैं बुक्स वाले वीडियो में रिकमेंड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। वीडियो आज या कल में अपलोड कर दूंगा। 30 क्वेश्चन 60 मार्क, 27 मार्क्स फॉर SC/ST PWDB कैंडिडेट और अदर्स के लिए 30 मार्क्स, सेक्शन के लिए 20 मिनट्स। टोटल देखा जाए तो 120 क्वेश्चन 300 मार्क और 2 घंटे का समय टोटल कहने के लिए सेक्शन वाइज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर था, इंग्लिश कहीं पे भी नहीं है, तो इंग्लिश वालों के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसी मेरी प्रार्थना। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वहाँ पे आपको एक लेटर राइट करना है और एक ऐसे लिखना है, और 2 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क मिलेंगे। और इंग्लिश SC/ST PWD को लेना है 9 मार्क और अदर्स के लाने हैं 10 मार्क, आधा घंटा इसके लिए मिलेगा। बट इसके मार्क्स कहीं फाइनल में जुड़ेंगे नहीं, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करोगे ना तभी आपको डिस्क्रिप्टिव चेक किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा है, मैं नहीं बोल रहा।
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज एटसेट्रा विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंट। ठीक है। Descriptive paper of only those candidate will be evaluated who qualify in the objective part of the main examination। जो मेन एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव पार्ट को क्वालिफाई करेगा उसी की डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक की जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंटरव्यू का क्या सीन है। देखो, मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ऑब्वियसली प्रीलिम्स से आप मेंस में जाओगे और मेंस के मार्क्स के बलबूते आप इंटरव्यू में आओगे। प्रीलिम्स के थोड़ी काउंट होंगे, मेंस के मार्क्स जो आएंगे उसके कट ऑफ जो बनेगा उसके बाद आप इंटरव्यू आएंगे और इंटरव्यू के मैक्सिमम मार्क रहेंगे 60। मैं ये नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट क्या करूँ, मेरा घर रोड के अलाइंड ही है तो आवाज़ आती रहती है। सो मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स है 60 और क्वालिफाइंग मार्क्स है EWS अनरिजर्व्ड और OBC के वालों के लिए 30 और क्वालिफाइंग मार्क्स है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 27। ठीक है, मतलब SC ST PWD के लिए 27 और 30। ये क्वालिफाइंग मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने ही हैं और इससे ऊपर अलग से एक मेरिट बनेगा, यानी मेंस के मार्क्स लेंगे, इंटरव्यू के मार्क्स लेंगे और फिर बीच में कहीं आएंगे और अपना मेरिट बनाएंगे। ठीक है, और फिर ये लोग मचाएंगे। ये लोग डेफिनेटली ये सिस्टम उनको इतना मिनिमम चाहिए, ये दिक्कत वाला है क्योंकि उसकी वजह से उनकी बैकलॉग वैकेंसी रहती है क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट कहीं और जगह मार्क ले आते हैं बट और जगह ये फुलफ़िल नहीं कर पाते तो दिक्कत हो जाती है। बट क्या करें, गंदा है पर धंधा है। ठीक है, तो यही रहेगा, माफ़ करना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। सो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा प्यार ज़रूर दे देना। सजेशन हो तो भी डिस्क्रिप्शन में बताना और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उसका यूटिलाइजेशन फुल करना। ठीक है, और तो कुछ नहीं, मिलते हैं अगला वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।